हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और इस चैप्टर में आज हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स की कहानी से आगे बढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक जिसका नाम होगा मेटाबॉलिज्म एंड द लिविंग स्टेट। मतलब बेसिकली आज हम ये समझने वाले हैं कि व्हाट इज लिविंग। आप सभी कहते रहते हो कि बायोलॉजी जो होती है इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग। बायो मतलब होता है लाइफ, तुम क्या हो? लिविंग। प्लांट क्या है? लिविंग। अगर मैं एक्चुअल में आपसे पूछूं कि लिविंग होने का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐसे बिल्कुल एक जोर से बिल्कुल प्रूफ कर रहा है कि आई एम अ लिविंग बीइंग, तो वो क्या ऐसी चीज होगी उसकी बॉडी में कि जिससे वो होल एंड सोल प्रूफ होगा कि यस ही और शी इज लिविंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे ही पूछूं कि बताइए क्या आप लिविंग हैं? आप बोलोगे डेफिनेटली मैम यस, तभी हम आपको देख पा रहे हैं बिकॉज वी आर लिविंग। ओके ओके, गॉट इट। तो फिर क्यों है, आप क्या मतलब है लिविंग होने का? बोलो। आप बोलोगे मैम जिंदगी, हम जिंदा हैं। जिंदा का क्या मतलब है? कैसे डिफाइन करोगे कि यू आर लिविंग? तो लिविंग को डिफाइन किया जाता है ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम टुगेदर कंस्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। आप लिविंग हो क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है? मेटाबॉलिज्म है। क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे? मेटाबॉलिज्म। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? सेल पढ़ लिया, सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है बीच में और साइड में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें कौन कौन से, कहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल्स, कहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी तक की कहानी इतनी आगे आ चुकी है। अब अगर यहाँ पे केमिकल्स हैं, क्या है? सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो केमिकल्स हैं तो उनमें इंटरैक्शन भी होता होगा। एक केमिकल होता होगा जो टूट के कुछ नया बनता होगा, कुछ छोटे छोटे केमिकल्स होते होंगे जो जुड़ के कुछ नया बनते होंगे। मतलब जोड़ना, तोड़ना, बनना, टूटना, ये सब कुछ हमारे सेल के अंदर चल रहा है। हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसीलिए सेल के अंदर क्या चलती रहती हैं? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। क्या चलती रहती हैं सेल के अंदर? बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल्स का बनना, टूटना, ये सब क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब इन्हें क्या बोलोगे आप? सेल के अंदर चलने वाली ऑल द केमिकल रिएक्शंस। इनको एक टर्म दे दिया, द टर्म मेटाबॉलिज्म। क्या टर्म दे दिया उनको? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैसे डिफाइन करोगे? ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग inside a living system together constitute the metabolism. एग्जाम्पल क्या क्या देके रखें? देखो, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अमाइन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अमीनो एसिड्स में से CO2 को हटा दिया जाता है तो सिर्फ क्या बचता है? अमाइन बन जाता है। ये कैसे हुआ? यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया इस रिएक्शन में? अमीनो एसिड्स को ब्रेक किया। तो मैंने बोला ना, कुछ भी बनना, टूटना, एवरीथिंग विल फॉल अंडर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस। कोई एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया। तीसरा एग्जांपल क्या दिया है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपको ये पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में, और सक्सेसिव मोनोसेकेराइड्स जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और वो क्या बना लेते हैं? पॉलीसेकेराइड। क्या बना लेते हैं? पॉलीसेकेराइड। तो आपको पता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मोनोसेकेराइड्स के बीच में बनने वाला ये बॉन्ड है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन रिएक्शंस दैट टुक प्लेस इनसाइड आवर सेल। और उन सारी रिएक्शंस को एक वर्ड में अगर आप बोलो तो क्या बोलोगे? ऑल दीज रिएक्शंस आर मेटाबॉलिज्म। तो आप बोल रहे हो ना किसी को मेटाबॉलिज्म अच्छा है। जो जिम पर्सन होते हैं, जनरली जो जिम वगैरह करते हैं, उन्हें ये पता होता है मेटाबॉलिज्म वर्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं वो लोग इस वर्ड से। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म? अब एक्चुअल समझ में आया? आप लिविंग इसलिए हो बिकॉज यू हैव वेरियस केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन अकरिंग इन साइड योर सेल विच आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। दैट इज वाई यू आर लिविंग। अगर ये मेटाबॉलिज्म, ये केमिकल रिएक्शंस खत्म हुए, आप भी खत्म हो जाओगे। खत्म, टाटा, बाय बाय। क्लियर हो गया?
तो लिविंग को कैसे डिफाइन करना है आज आप ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल्स हैं, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड टू फॉर्म अमाइन। तो एग्जाम्पल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू सम न्यू टॉपिक नोन एज मेटाबोलाइट्स। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी राइट नाउ वी जस्ट स्टडीड व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो आपको ये समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच वेरियस केमिकल कंपाउंड्स ब्रेक और फॉर्म, और रादर क्या बोलते हैं उसको, एक लाइन में अगर आप बोलोगे तो क्या इसको बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म को, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ सेल, दिस इज व्हाट मेटाबॉलिज्म मीन। इजी, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर हम बात करते हैं मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म तो सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हैं। मैं बोल रही हूँ इन केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड या तो फॉर्म होंगे या तो ब्रेक होंगे। इसमें इन्वॉल्व होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, आपने ये सभी कुछ पढ़ लिया है, पॉलीसेकेराइड्स। इन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं लिपिड्स, इनमें इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। क्या इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, आइदर दे फॉर्म और दे ब्रेक। ये कुछ चीजें हैं जो इन केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। दीज आर सम सब्सटेंस दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। तो all the substances that involve in metabolism, जो सभी मेटाबॉलिज्म का पार्ट हैं, जिनके कारण मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिनके बनने या टूटने के कारण वो जो रिएक्शन हो रही है जिसको आप मेटाबॉलिज्म बोल रहे हो, वो सभी चीजें कहलाती हैं मेटाबोलाइट्स। क्या कहलाती हैं, मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म, all the substances or chemical compounds involved in process of metabolism। जो कोई से भी केमिकल कंपाउंड है और मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व है उनको ही हम बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, मेटाबोलाइट्स। क्लियर, समझ आ गई बात। नाउ लेट्स डिस्कस इट फर्दर। तो मेटाबोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं। नंबर वन वी हैव प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कौन से होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो उसका नाम ही है प्राइमरी, मतलब दे विल इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म, दे आर अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, दे हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शंस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड नेसेसरी फॉर लाइफ। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी की बेसिक प्रोसेसेस में, एंड दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे जो यहाँ आपके सामने लिखे हैं मैंने, अमाइनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऑल विल फॉल अंडर प्राइमरी मेटाबोलाइट। मतलब कि आप ऐसे बोलते हो ना कि दो चीज़ें हैं आपके पास, दो ग्रुप्स हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसका पार्टिसिपेशन इज मस्ट। अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम्स आती हैं, लेकिन उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान का ऐसे मैच होना इज मस्ट। बिल्कुल वही मैच ऐसा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं लोग, है ना। तो इसी टाइप से कुछ है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट, और जैसे अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो उसमें प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, इंडिया इज प्राइमरी, बिकॉज इंडिया कभी हारा ही नहीं है, तो इंडिया इज प्राइमरी। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये मेन इन्वॉल्वमेंट करते हैं किस प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में। समझ में आया। अब अगर हम दूसरे टाइप के डिस्कस करते हैं मेटाबोलाइट्स, तो दैट विल बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दैट विल बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का क्या रोल होगा, दे डू नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब इसमें डायरेक्टली किसी भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं है। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की क्या डेफिनेशन होगी, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर, समझ आ गई बात। तो मतलब कि जो पूरी बॉडी के फंक्शन में बिल्कुल जिसका मेन रोल है, मेजर रोल है, वो हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और जिनका मेजर रोल नहीं है वो हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर। फाउंड इन प्लांट, फंगस एंड माइक्रोबियल सेल। एग्जाम्पल्स अगर हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, तो दे आर अल्कलॉइड्स, पिगमेंट्स, terpenoids, essential oils, toxins, lectins, drugs and etc. So these are the various secondary metabolites
that are needed in body, they are somewhere useful, but they are not important for the main physiological functions of the body. Just keep it in mind. एक लाइन आपको जो याद रखनी है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बिल्कुल बॉडी के नेसेसरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी. ओके, क्लियर? चलिए, अब ये टेबल आपके एनसीईआरटी में दी गई है और ये नेम्स आपको लर्न करने होते हैं. जैसे अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो व्हाट आर द पिगमेंट्स दैट आर नेसेसरी? कैरोटिनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स. तो देखो यहाँ कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स, यहाँ उसके सोर्सेज आपके सामने ड्रॉ करके उन्होंने दिए हैं. देन अगर हम बात करते हैं अल्कोलॉइड्स की, तो अल्कोलॉइड्स में आ जाता है मॉर्फिन एंड कोडीन. तो मॉर्फिन, कोडीन, ये सब क्या होता है? ड्रग्स बनाने में काम आते हैं. ऑल दीज सब्सटेंसेस अल्कोलॉइड्स. अगर हम बात करते हैं टर्पिनॉइड्स, तो टर्पिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो टर्पिनॉइड्स में आप देखो है उसमें मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स. तो सोर्सेज उसमें दिए गए हैं मोनोटर्पीन्स के. नेक्स्ट देखो आप एसेंशियल ऑयल. तो एसेंशियल ऑयल में क्या आ जाएगा? लेमन ग्रास ऑयल. ये टेबल जो आपकी बुक में है यू हैव टू लर्न इट बिकॉज ये नीट में भी आती है और स्कूल बोर्ड्स में भी एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है. देन अगर हम नेक्स्ट बात करें टॉक्सिन्स की, तो टॉक्सिन्स एब्रिन एंड रिसिन. एब्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजरी पी एंड रिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रीशियस कॉम्युनिसेस. तो सोर्सेज आपको बताए गए हैं कि कौन सा सब्सटेंस आपको कहाँ से मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव लेक्टिन्स. तो लेक्टिन्स में मेनली आता है कॉन्केविलिन ए. And then we have drugs vinblastine and curcumin. ये देखो कॉन्केविलिन ए है, it is obtained from Cannacavelia ensiformis. And last में आप देखो polymeric substances हैं rubber, gums and cellulose. तो you have given all different sources from where you can derive all the secondary metabolites. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत मेजर नहीं है. आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो आपको याद ही हो गए होंगे अभी अभी. अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, ऑल दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए आपको ये टेबल लर्न करनी होगी. एनसीईआरटी में गिवन है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है. बहुत इजीली, आराम से, प्यार से ये टेबल लर्न हो जाती है. आपको ये याद करना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते क्या क्या हैं. तो पिगमेंट, अल्कोलॉइड, टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लेक्टिन, ड्रग एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस. और फिर उसके एग्जाम्पल्स भी आपको ये लर्न होने चाहिए. अगर रहा तो मैं इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक बना के आपको एक शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी. अभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसको एज सच लर्न करना होता है. मैं कोई शॉर्ट ट्रिक बनाकर आपको दे दूंगी. चलो, पक्का प्रॉमिस. ओके, चलें आगे. ठीक है, चलते हैं फिर आगे. और क्या दिया है? हाँ, कर्क्यूमिन इज ऑब्टेन फ्रॉम टर्मरिक. तो वहाँ ड्रग जो थे और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस थे उन सभी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया. क्लियर? तो क्या समझ लिया हमने मेटाबॉलिज्म समझ लिया, हमने मेटाबोलाइट्स समझ लिए. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इनसाइड अ सेल, वो सारे क्या हो गए? मेटाबॉलिज्म हो गए. देन हमने क्या पढ़ा? मेटाबोलाइट्स. तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऑल द सब्सटेंस दैट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म. जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में बन रहे हैं, टूट रहे हैं, जो भी कुछ हो रहे हैं, वो क्या हो गए? मेटाबोलाइट्स. ठीक है, ओके. अब हमने मेटाबोलाइट्स में पढ़ लिया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Now it's time to move towards next topic, that is metabolic pathways. क्या है अगला टॉपिक? मेटाबॉलिक पाथवेज. अब क्या होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे? चलो डिस्कस करते हैं. कोई भी चीज़ बॉडी में बन रही है. तुमने खाया खाना, क्या खाया? आपने खाना खाया. आपने सपोज खाया, आपको क्या खिला दूं मैं? आपने चपाती खाई. चपाती, वो तो सभी खाते हैं. चपाती खाई आपने, ठीक है. चपाती इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होता है. कार्बोहाइड्रेट है, इसको ब्रेक किया सबसे पहले हमारे माउथ में, चूइंग हुई, इसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया, फिर वो होके बोलस बना, फिर बोलस जो है हमारे स्टमक में पहुंच के हमारे स्टमक में पहुंचा काइम बन गया. अब काइम पे एक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और वो और फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया. ये सारी कहानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में और अच्छे से समझ में आ जाएगी. अभी सिर्फ इतना समझो, नॉर्मल इतना तो पता है ना, खाना खाया, च्यू किया, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू होते हुए हमारे स्टमक में पहुंचा. स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसने उस पर काम करा, उसको और फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया. उसको जब तक तोड़ा जब तक वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो गया कार्बोहाइड्रेट की, दैट इज ग्लूकोज. किस में कन्वर्ट नहीं हो गया? तब तक उसको तोड़ते गए जब तक वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो गया. ठीक है, अब क्या करा भाई? अब ये ग्लूकोज पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से इस ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया
और ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके कहाँ पे आ गया, ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके आ गया ब्लड में। कहाँ पे आ गया, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया। अब आप भाग रहे थे, ये कुछ नहीं, चलो भाग भी नहीं रहे थे, आपने अभी खाना खा लिया, ठीक है। अब अगले 4, 5, 6 घंटे तक, जब तक आप अगली बार फिर से खाना नहीं खाते हो, आपको एनर्जेटिक फील होता है, आप ऐसे बहुत ही डिजी फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे ऐसे करके, लेकिन आप कुछ ड्रिंक्स ले लो, कुछ खाना खा लो, तो आप बोलते हो उफ यस, अब मेरा पेट भर गया है, अब मैं बहुत काम कर सकती हूँ। जैसे अभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मेरा पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मुझे अभी खाना खाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जो ग्लूकोज स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे अब फिर से अपनी बॉडी को कुछ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, तब मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज़ माई ग्रेटनेस, यू कैन थैंक मी लेटर। चलो ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, अब जब अगली बार जब तक खाना नहीं खा रहे हो, तो तब तक आपको भूख नहीं लग रही है, तब तक आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी के पास एनर्जी है। व्हाट इज द एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी? क्या बॉडी इस ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एनर्जी ले रही है, या फिर ग्लूकोज को ही यूज कर रही है एज एनर्जी सोर्स? बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर रही है। हमारी बॉडी को एनर्जी के नाम पे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, और वो क्या होता है, ATP। जैसे अगर आपको इंडिया में कुछ भी परचेज करना है, तो इंडिया में जो करेंसी चलेगी वो होगी रुपीज। आपको अमेरिका में कुछ चीज परचेज करना है, तो वहां जो चलेगा वो होगा डॉलर्स। सिमिलरली आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, तो उसको सिर्फ क्या चाहिए, ATP। ना उसको ग्लूकोज चाहिए, ना उसको लिपिड्स चाहिए, ना उसको प्रोटीन चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ATP। तो मतलब आपको इस बात से ये समझ में आया, कुछ भी ब्लड में आया हो, लेकिन अल्टीमेटली इस चीज को किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ATP में, तब जाके वो हमारी बॉडी के किसी काम का है। अदरवाइज तुम कितने भी न्यूट्रिएंट्स खाते रहो, अगर वो सब के सब ATP में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो हमारी बॉडी के किसी भी काम के नहीं है। क्लियर, समझ में आया? नाउ अब ये जो मैंने सिंपल एक छोटा सा रेड कलर का एरो खींच के आपको समझा दिया कि ग्लूकोज से ATP बन रहा है, दिस इज नॉट सच अ शॉर्ट प्रोसेस, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, जहां पर ग्लूकोज को तोड़ के उससे एनर्जी को निकाला जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस यू विल स्टडी इन डिटेल इन द चैप्टर रेस्पिरेशन। अब इसके बाद की जो यूनिट है, ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन में कि कैसे ग्लूकोज को अल्टीमेटली ATP में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कैसे ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के उससे एनर्जी को निकाला जाता है, और फिर उसी एनर्जी को बॉडी यूज करती है। तो यहाँ इस पूरी कहानी अभी तक जो भी बताया सब भूल जाओ, शू। अब आएगी याद रखने वाली बात। क्या बात? कि भाई कोई भी बड़ा सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अब बोलोगे ग्लूकोज बड़ा कहाँ है, ग्लूकोज तो छोटा है, अरे बॉडी के लिए बड़ा है वो, उसको और फर्दर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी बड़े से सब्सटेंस को किसी छोटे फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको कोई एक सिंगल स्टेप रिएक्शन कभी भी नहीं होती, मल्टीपल स्टेप में, कई सारी स्टेप्स में उस चीज का ब्रेक डाउन किया जाता है, और फिर उससे मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। दैट मल्टी स्टेप रिएक्शन जो एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, मतलब जैसे मैं बोलूँ मल्टी स्टेप रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे पहले A से बना B, देन B से बना C, देन C से बना D, देन D से बना E, देन E से बना F, तो एवरीथिंग लिंक्ड ना। अगर B नहीं बनता तो C नहीं बनता, C नहीं बनता तो D नहीं बनता, D नहीं बनता तो E नहीं बनता, E नहीं बनता तो F नहीं बनता, तो ऑल दीज स्टेप्स आर लिंक्ड। So this is known as metabolic pathway. These are series of linked multi-step chemical reaction in metabolism. मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में अगर कोई ऐसी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं जिनका प्रोडक्ट नेक्स्ट वाली रिएक्शंस के लिए रिएक्टेंट बन जाएगा। सुना आपने मैंने क्या बोला? अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म में ऐसी रिएक्शन इन्वॉल्व है जिसमें एक रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाएगा, then this type of reaction या this type of pathway are known as metabolic pathway. This type of pathway are known as metabolic pathway. Now एक चीज आप और समझिए, तो मेटाबॉलिक पाथवे में आप सिंपल सी इतनी सी बात याद रखिए कि अगर बहुत सारी स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस हो रही है, एंड ऑल द स्टेप्स आर लिंक्ड, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन हो रही है एंड दे आर लिंक्ड, तो लिंक्ड मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस, इनको ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, या तो ये कैसे हो सकते हैं, लीनियर
लीनियर हो सकते हैं और या तो ये सर्कुलर हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं आइदर दे कुड बी लीनियर और दे कुड बी सर्कुलर। अब लीनियर से क्या समझना है, सर्कुलर से क्या समझना है, समझते हैं। लीनियर का मतलब होगा कि ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, बस, और रिएक्शन हो गई खत्म। रिएक्शन क्या हो गई? खत्म हो गई। दिस इज लीनियर। एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चली और रिएक्शन विल बी एंड, उसमें वापस से कुछ भी और लूप नहीं हुआ। सर्कुलर का मतलब होगा ए से बनेगा बी, बी से बनेगा सी, सी से बनेगा डी एंड डी से वापस से बन जाएगा ए। तो दिस रिएक्शन विल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज डी बना देन डी विल अगेन कन्वर्ट टू ए, सो दिस विल बी नोन एज सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे। एंड यहाँ जहाँ रिएक्शन एंड हो जाती है दिस विल बी नोन एज लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे। समझ आ गए दोनों टाइप के? तो लीनियर एंड सर्कुलर, बहुत बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही। ये जो डायग्राम इतना बड़ा सा बना है इसको देख के डरना नहीं है। जैसे ये रिएक्शन है तो दिस इज सर्कुलर, जो आपको एक लाइन में दिख रही है दिस इज लीनियर। क्या है ये सब? मेटाबॉलिक पाथवे। मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं लेकिन हर स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड होती है। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस मेटाबॉलिक पाथवे। तो वी हैव 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं हम। मेटाबॉलिक पाथवे में हमने क्या देखा कि बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, हर रिएक्शन एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे, या फिर मैं स्लैश लगा के मेटाबॉलिज्म ही लिख दे रही हूँ, लो, बिना किसी कंफ्यूजन के, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक पाथवे या मेटाबॉलिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप। Number 1 we have anabolic pathway and number 2 we have catabolic pathway. तो मेटाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे एंड कैटाबॉलिक पाथवे, या फिर इसको क्या लिख देते हैं? एनाबॉलिक पाथवे को सिंपली आप एनाबॉलिज्म भी लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि मेटाबॉलिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। और या फिर अगर कोई पूछता है मेटाबॉलिक पाथवे को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अगेन सेम 2, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। आप एनाबॉलिक पाथवे बोलो या एनाबॉलिज्म बोलो, सेम चीज है। आप कैटाबॉलिक पाथवे बोलो या कैटाबॉलिज्म बोलो, एक ही चीज है। क्लियर? Now let's try to discuss what is anabolism and what is catabolism. Let's try to discuss and let's try to understand these 2 terms. अब देखो 2 सिचुएशन है। क्या 2 सिचुएशन है? पहली सिचुएशन है कि आपके पास बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। सपोज आपके पास चींटियां हैं। चींटियां समझते हो? आंट चींटी है, चींटी। आपको बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी चींटियों को इकट्ठा करना पड़ेगा, बिकॉज चींटी आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है ना चींटी। और आपको चींटी से जोड़ के एक लाइन या कुछ भी एक हट बनानी थी, घर बनाना था, चींटियों का घर बनाना था, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चींटियां चाहिए पड़ेंगी। मतलब आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिलाओगे तब एक बड़ी चीज बनेगी। चलो ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस, आपके पास बहुत छोटा सा घर है, आपके पास सिर्फ मेरे फिस्ट के साइज का इतना बड़ा घर है आपके पास, और आपको इस घर में सेट करना है सपोज एक एलिफेंट को। तो आप कैसे करोगे? आपने वाले जोक्स पता नहीं सुना है कि नहीं? आपको एक हाथी को फ्रिज में बंद करना है तो आप हाथी को कैसे बंद करोगे? तो उसमें ऐसा आता है, फ्रिज को खोलेंगे, हाथी को उठाएंगे, हाथी को फ्रिज में डालेंगे और फ्रिज को बंद कर देंगे। पता नहीं आप में से कितनों ने ये जोक्स सुने हैं, बट होते हैं इस कैटेगरी के जोक्स भी। तो अभी हमें क्या करना है? चलो फ्रिज ही मान लो, फ्रिज में हाथी को बंद करना है, तो कैसे करेंगे? इतना बड़ा हाथी फ्रिज में तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाथी को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं हाथी को मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई ये गलत इंटरप्रेट ना करे, भाई कुछ और बोलो, नहीं तो वो हो जाते हैं, दंगे हो जाएंगे। हाँ कुछ और बोलते हैं, चलो हाथी को नहीं, आप समझ लो आपके पास एक बहुत बड़ा स्लैब है, उस स्लैब को आपको फ्रिज में रखना है, तो वो स्लैब को तो आप रख ही नहीं पाओगे। फिर क्या करोगे? आप उस स्लैब को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे और फिर वो फ्रिज में इजीली बन जाएंगे। तो ये जो मैंने 2 अजीब से बहुत ही लेम से एग्जांपल्स दिए, उनका मतलब आपको ये समझना है, सीधी सी बात, अगर हम कोई बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर
एक बड़ी सी चीज बना ले रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को मिलाकर एक बड़ी सी चीज बना ले रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसे हम? एनाबॉलिज्म। और उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो ऑपोजिट क्या बात करेंगे कि एक बड़ी सी चीज को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो दैट विल बी कैटाबॉलिज्म। क्लियर? पक्का समझ में आ गई बात? ओके ओके। तो एनाबॉलिक क्या हो गया? सिंपलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूल मतलब काफ़ी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो मिल के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ इसमें फॉर्म हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। दैट इज वाई एनाबॉलिक पाथवेज आर ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। And if you talk about catabolic, तो complex molecule becomes simple structure, है ना? बड़ा molecule है, complex है, वो टूट के छोटे छोटे simple structures में convert हो रहा है। That is why टूटना है, तोड़ना है। That is why catabolism is also known as destructive process। समझ आ गई बात? It consumes energy। अब थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर अभी तक पढ़ी हो तो आप जानते हैं कभी भी अगर हमें कोई रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है, तो कोई रिएक्शन में अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा एनर्जी आपको अपने साइड से प्रोवाइड करनी पड़ती है, उस प्रोसेस में एनर्जी लगती है। दैट इज वाई एनाबॉलिक पाथवेज कंज्यूम्स एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, तो आपने ये भी चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है, कोई बड़ा कंपाउंड अगर टूट रहा है, तो अगर कोई बिग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट वो टूट रहा है, प्रोडक्ट नहीं मतलब रिएक्टेंट टूट रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो कभी भी आप चीज़ों को जब कंबाइन करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब भी चीज़ें टूटेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो वहाँ पे कंज्यूम्स एनर्जी एंड यहाँ पे रिलीजेस एनर्जी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, अमाइनो एसिड्स जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर में मिलकर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन, एंड फोटोसिंथेसिस। तो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। और अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ग्लूकोज, ओके ग्लूकोज क्या होता है? टूट के बनता है लैक्टिक एसिड एंड रेस्पिरेशन। तो ये सारी प्रोसेसेस डिटेल में अलग अलग चैप्टर में दी हुई हैं, अगली यूनिट में सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी इस लेवल पे आप ये समझिए कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए। Okay, now the energy released through catabolism is stored in the form of chemical bonds. When needed, this bond energy is utilized for biosynthetic, osmotic and mechanical work. अब आपको ये समझाया जा रहा है कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपको एनर्जी मिल कैसे रही है। तो जब भी कुछ चीज़ फॉर्म हो रही है तो एनर्जी रिलीज थ्रू कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो वो कोई भी सब्सटेंसेस के बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। तो वो क्या है जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है? दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कैटाबॉलिज्म हुआ, कोई सब्सटेंस टूटा, एनर्जी रिलीज हुई एंड एनर्जी स्टोर हो गई इन द बॉन्ड ऑफ ATP। ओके, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क। इन शॉर्ट, बॉडी में कोई सी भी एक्टिविटी होनी है तो ये एनर्जी उस चीज के लिए यूटिलाइज होगी। The most important energy currency in living system is the bond energy in adenosine triphosphate। तो जो सबसे important एनर्जी है जो हमारी बॉडी समझती है एज एनर्जी, जो एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना एनर्जी करेंसी, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में रुपीस चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ आप तो वहाँ पे डॉलर चलेगा, तो अमेरिका में सॉरी। तो आपको उस तरीके से समझ में आना चाहिए कि हमारी बॉडी को एनर्जी के नाम पर सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है और वो होता है ATP। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं द लिविंग स्टेट। जो टॉपिक था पहला तो था मेटाबॉलिज्म, तो वो हमने सारा कुछ समझ लिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग स्टेट? अब किसको आप लिविंग बोलोगे? ठीक है, तो और इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड concentration of glucose in a normal person is 4.2 to 6.1 millimole per osmoliter. Concentration of hormones is nanogram milligram। सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बताया, जो आपने जो भी मेटाबोलाइट्स पढ़े हैं, मेटाबोलाइट्स, वो मेटाबोलाइट्स ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में सेम हो। हमारी बॉडी में अलग अलग कंसंट्रेशन में मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जनरल एक इंट्रोडक्टरी बात उन्होंने बोली। अब क्या? सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। अब आप सभी ने पढ़ा है
थोड़ी सी फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। अब हम आज फिजिक्स भी देखेंगे। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा होता है मेरे ख्याल से, डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कॉस थीटा, ये होता है भाई वर्क डन का फॉर्मूला। एफ एस तो पता ही होगा, जिसको एफ एस कॉस थीटा नहीं पता तो उसको एफ एस तो पता ही होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कंसेप्ट क्या होता है लिविंग का, वो ध्यान से सुनो। बॉडी में ये बोला जाता है कि हमारी सेल के अंदर सारे यहाँ पे जो भी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, आप भी पढ़ा ना, सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये मेटाबोलाइट्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। कंटिन्यूसली क्या में होते हैं, मोशन में होते हैं। वो कभी भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं होते। मोशन का क्या मतलब होता है, मोशन का मतलब सीधे से अगर आप बोलो फिजिक्स में आप उसे लिखते हो डायनामिक है ना, और अगर कोई चीज रुकी हुई है तो आप उसे लिखते हो स्टैटिक। तो क्या बताया गया, आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो डायनामिक स्टेट में रहते हैं कि स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सारे बायोमोलिक्यूल्स हमेशा डायनामिक पोजीशन में रहते हैं, हमेशा चलते फिरते रहते हैं। कैसे रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। एक चीज बनती है, दूसरी टूटती है, फिर बना टूटा, यही चीजें चलती रहती हैं। स्टैटिक नहीं रहते, मतलब कुछ भी रुका हुआ नहीं रहता। अब अगर हम बोले बॉडी डायनामिक स्टेट में है, मतलब कि ये जो एस है, एस का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर जीरो, हमेशा कुछ चीजें मूव कर रही हैं इधर उधर, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ बोले एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका ये मतलब है वर्क डन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। अब दूसरा अगर हम सिचुएशन कंसीडर करें जहां पे अगर मान लो आप सारे मेटाबोलाइट स्टैटिक पोजीशन में आ गए, रुक गए, तो क्या जीरो हो जाएगा, S विल बिकम जीरो इफ S जो है वो जीरो हो गया। तो अगर S जीरो हुआ तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात। और अगर वर्क डन जीरो हो गया तो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। वर्क डन जीरो का मतलब होता है बॉडी कैसी कंडीशन में आ गई, इक्विलिब्रियम। और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में आ गई, इसका सीधा मतलब होता है, लाल शब्दों में लिखना चाहूंगी मैं, मौत। क्या होता है इसका मतलब सीधा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम के फेज में आ गई तो उसका सीधा मतलब होता है आपकी डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। मतलब क्या कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये S कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारे मेटाबोलाइट स्टैटिक कंडीशन में नहीं आने चाहिए, वो हमेशा डायनामिक कंडीशन में रहने चाहिए। अब कहानी एक बार फिर से समझते हैं। अगर मेटाबोलाइट स्टैटिक कंडीशन में आ गए तो क्या जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो हुआ तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, और अगर बॉडी में कुछ इक्विलिब्रियम जैसा होता है तो आपकी मौत हो जाएगी। तो मतलब हमारी बॉडी कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली काम कर रही है। और वो काम क्यों कर रही है, ताकि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन कभी भी अटेन ना हो। हमारी बॉडी हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम में रह रही है, काम कर रही है, ताकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कभी भी अचीव ना हो और हम लिविंग रहें। अब पढ़ो ये बात क्या लिखी हुई है, सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो मतलब अब उसका वर्क डन जीरो हो गया है। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली, हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। मतलब ये एस कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे कैसे है, स्टैटिक पोजीशन, डायनामिक पोजीशन में है। As living organism work continuously, they cannot reach equilibrium. They never reach equilibrium. Equilibrium पहुंच जाने का मतलब मर जाना, ठीक है। The living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. तो लिविंग स्टेट जो होती है वो कैसी स्टेट होती है, अब आप इसको ध्यान रखो। लिविंग स्टेट, ये सब मैं इरेज कर दूं, इरेज करने से पहले एक बार फिर से समझ लो क्या याद रखना है। जो हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो याद रखो। जो सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं
वो कैसी सिचुएशन में होते हैं, डायनेमिक सिचुएशन में, मतलब हमेशा चलते फिरते रहते हैं, जिसके कारण एस कभी भी जीरो नहीं होता। एस कभी भी जीरो नहीं होता तो वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब हमेशा कौन सी कंडीशन रहती है, हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रहती है, और इसी का मतलब होता है लिविंग। इसी का क्या मतलब होता है, लिविंग। दूसरी बात, अगर ये स्टैटिक हो गए तो क्या जीरो हो जाएगा, एस जीरो हो जाएगा। एस जीरो हुआ तो डब्ल्यू जीरो हो जाएगा, और वर्क जीरो हुआ तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगी मौत। दोनों बातें क्लियर हो गई, तो कोई एक याद रख लो तो दूसरी अपने आप याद रहेगी। अब हम लिविंग स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, द लिविंग स्टेट इज अ इक्विलिब्रियम की नॉन इक्विलिब्रियम, इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब होता है, हमेशा काम करने वाली, टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तो जो लिविंग स्टेट है वो कैसी स्टेट को बोलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे अगर पहुंचे तो मतलब वर्क डन जीरो, डेथ। आप क्या याद रख लो, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो वर्क डन हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या रहना चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम, ताकि वर्क डन जीरो ना हो, ताकि वर्क डन जीरो ना हो। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। लिविंग प्रोसेसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। अब हमारी बॉडी कंटिन्यूसली हाथ पैर ही क्यों मारी है, कि हम कहीं गलती से इक्विलिब्रियम की स्टेट में ना पहुंच जाएं। तो हमारी बॉडी में जितना भी वर्क डन हो रहा है, इट इज टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। ये सब हो कैसे रहा है, कंटिन्यूसली वहां से दिस इज जो एनर्जी इनपुट देते जा रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं ताकि मेटाबॉलिज्म चलता रहे। एटीपी देते हैं, एटीपी दिए जा रहे हैं ताकि मेटाबॉलिज्म चलता रहे और कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आए। दिस इज व्हाट लिविंग स्टेट डज मीन। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म। अगर लिविंग स्टेट, अगर आप बोल पा रहे हो ना एट द एंड में, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो कोई लिविंग नहीं है, अगर मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही ने तो लिविंग बनाया ना। एक बार फिर से डिस्कस कर लो, अगर नहीं समझ आया कैसे समझो। मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चीजें मूव कर रही हैं। मेटाबॉलिज्म का चलने का मतलब ऑल द मॉलिक्यूल्स आर डायनामिक। डायनामिक है तो एस इज नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। एस जीरो नहीं हुआ तो वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। अब उसके बाद में अगर वर्क डन जीरो नहीं हो रहा तो हमेशा कैसी कंडीशन रहेगी, नॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रहेगी, और नॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन का मतलब आप रहोगे लिविंग। तो आप बोल पा रहे हो ना, दिस मेटाबॉलिज्म एंड दिस लिविंग इज इंटरकनेक्टेड। आपको एट द एंड ये समझ में आया, अगर मेटाबॉलिज्म है तो हम लिविंग हैं, अगर मेटाबॉलिज्म बंद हुआ तो हम मर जाएंगे। मैंने आपको यही समझाया था कि मौत हो जाएगी। सो नो लिविंग स्टेट विदाउट मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो हम लिविंग नहीं है, अगर हम लिविंग है मतलब मेटाबॉलिज्म होगा। तो यहीं से वीडियो की बिल्कुल शुरुआत हुई थी कि लाइफ क्या है। आप बोलोगे मैम जिंदगी, हम जिंदा हैं, ये सब नहीं। लाइफ का सीधा मतलब है मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म है तो आप लिविंग हो, अगर मेटाबॉलिज्म खत्म तो आप भी खत्म। पक्का पक्का, कोई भी डाउट, कोई डाउट नहीं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, आ गया सबको समझ। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इजी था सब कुछ भी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो अपने डाउट्स को फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।